हाँ, कहानी कामयाबी में रोमल आदिल का आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच आपके तमाम मोहब्बत का, तमाम मैसेजेस का जो आप हमें कहानी कामयाबी में जो है आप हमें मैसेजेस भी दे रहे हैं, अपनी राय भी हमसे आगाह कर रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं और अपने बिजनेस आइडिया को आप GBH में भी लेके आ रहे हैं। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। और ये प्लेटफॉर्म ही आपके लिए जो है यहाँ पे हम बैठे हुए हैं ताकि हम आपके बिजनेस आइडिया को जो है प्रमोट कर सकें, ताकि हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग जो है बिजनेस की तरफ आ सकें। तो इस बात के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे ख़ानदान जो हैं GBH के साथ जुड़ चुके हैं और आज वो जो है एक पहला कदम उन्होंने उठा लिया है। इस बात के लिए हम सब खुदा के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें इस काम के लिए तैयार किया है। और जिस तरह से कहानी कामयाबी में हम तरह तरह के लोगों को लेके आते हैं, अच्छी पर्सनालिटीज़ को लेके आते हैं जो आज अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम में वो कामयाब हैं, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे उनकी कहानी क्या है? उनकी कहानी में थोड़े से आंसू भी हैं, खुशियाँ भी हैं, दुख भी हैं और शादमानी भी है। लेकिन वो कहानी होती क्या है? तो उन्हीं की ज़ुबानी जो है हम सुनते हैं। इसी तरह आज भी मेरे शो में मैंने एक ऐसे मेहमान को दावत दी है जो कि अपनी ही कहानी को अपनी ज़ुबानी जो है वो सुनाएंगे। वो एक अच्छे राइटर भी हैं, शायर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं और उनका ताल्लुक एजुकेशनल फील्ड से भी रह चुका है। तो मैं बिना वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं दावत दूंगी सर इम्तियाज़ गिल साहब को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? फाइन। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, हमारे शो को टाइम दिया और अपनी कहानी को हमारे शो में जो है आपने ज़रूरी समझा कि लोग जाने कि मेरी कहानी क्या है। तो सर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमें बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में, तालीम के बारे में, आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और कहाँ की आपकी जाए पैदाइश है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके शो में आऊँ और लोगों से बातचीत कर सकूं, अपने बारे में कुछ बता सकूं, GBH के बारे में कुछ बता सकूं, तो इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार। तो अब आपके सवाल का जवाब, तो आपने पूछा था कि मेरी जाए पैदाइश लाहौर है जो कि मेरा ननियाल था और 1958 में मेरी तारीख़ पैदाइश है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती की बिना पे 1960 है। ठीक है, 30 में 1960। तो मैंने इब्तदा जो है ज़िंदगी की वो गांव से की। मेरे गांव का नाम है पीरोचक, ये तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में है। तो बचपन का इब्तदाई हिस्सा जो है वो गांव में गुजरा। वहीं के मिडिल स्कूल में मैंने चौथी तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर वालिद साहब चूँकि फ़ौज में थे तो फिर मैं उनके साथ खारियाँ, पूरी फैमिली चली गई। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खारियाँ में चौथी और 5वीं क्लास वहाँ से पास की। बाद में मैं अपनी ज़िद की वजह से गांव से कोई 7-8 मील दूर स्कूल था, सेंट मैरीज हाई स्कूल जाम के चीमा में, तो वहाँ से मैंने 1976 में मैट्रिक किया। उसके बाद फिर जिना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट में, वहाँ से FA और BA मैंने उधर से किया। फिर हालात की सख्ती की वजह से मुझे जो है गो के मेरा इरादा जो है वो इकोनॉमिक्स या उर्दू में PhD करने का था, लेकिन वो सारे ख्वाब अधूरे छोड़ के मुझे कराची आना पड़ा और यहाँ आके फिर मैंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में और फाइनली IBA कराची में जो है वो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का कोर्स किया। बाद में फिर चूँकि यहाँ DHA में मुझे इब्तदा में एज ए क्लर्क जॉब मिली, तो मैंने कोई 5 साल एज ए क्लर्क काम किया। इस दौरान कुछ प्रमोशंस होते रहे, लेकिन
1986 में मैं रिकैटेगराइज हुआ एज डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इस दौरान मैंने अपनी कंप्यूटर की तालीम जो है वो ज़्यादा तवज्जो उस पर दी और उसको जारी रखा। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और DHA में एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामर, और लेटर ऑन जो है वो मैनेजर सिस्टम सपोर्ट में रहा। 2002 में मैं DHA से रिटायर हुआ। उसके बाद फिर ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू हो गया जो कि स्कूलिंग का था। तो स्कूल में सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल, जो कि असल में मेरी वही सेंट मैरीज हाई स्कूल की एक जो है वो कंटिन्यूएशन थी, उसको शुरू किया। अख्तर कॉलोनी में स्कूल बनाया। उस दौरान मेरी फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट की, और यहाँ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैंने 22 साल काम किया। तो इस तरह से 22 साल DHA और 22 साल यहाँ का, तो तकरीबन 44-45 साल का ये सफ़र था। और यहाँ मुझे जो सबसे बड़ी खुशी है, DHA के 22 साल जो है वो मेरी अपनी ज़िंदगी के लिए थे। इस दौरान मैंने अपनी फैमिली के लिए अर्न किया, फैमिली को पाला और ख़ुद अपने लिए कुछ बेहतरी की। लेकिन सेंट मैरीज में मुझे बड़े फ़ख्र से ये बात मैं कहता हूँ कि मैंने कोई 550 ख़ानदान जो है उनमें से मैट्रिकुलेट जो है वो पैदा किए। Very nice. और ये मेरी यू कैन से कि इज़ अ फेदर इन माई कैप। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ज़िंदगी का एक ऐसा एसेट है जो मुझे हमेशा खुशी देता रहेगा। और आज वो सारे बच्चे जो 550 बच्चे यहाँ से मैट्रिकुलेट हुए, इसमें एक और जो मैटर ऑफ प्राइड है मेरे लिए वो ये है कि उनमें से कोई बच्चा भी बेरोज़गार या आवारा नहीं है, बल्कि सब के सब वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं। कुछ ओवरसीज हैं बच्चे, एक बड़ी मुनासिब तादाद है जो ओवरसीज है। यहाँ बैंक्स में हैं, आर्मड फोर्सेस में हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, पाकिस्तान आर्मी में बच्चे जो है वो हैं और कामयाबी से अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। कुछ बच्चे बैंक्स में हैं, कुछ बच्चे जो है वो मास मीडिया में हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की और तसल्ली की बात है, इत्मीनान की बात। And I think this is the biggest achievement for you, क्योंकि अपने बच्चों के लिए तो हर कोई करता है। I feel so. अपने बच्चों के लिए हर कोई करता है, लेकिन अपनी कौम के बच्चों के लिए उनको इस मुकाम पे देखना, तो मैं समझती हूँ शायद ये उस बाप की कैफियत, जैसे जब वो बाप अपने बच्चों को किसी पोस्ट पे किसी लेवल पे देखता है, तो मैं वो जो खुशी वो आपके चेहरे पे नजर आ रही है कि आपके स्कूल से बच्चे जो इस वक्त जो है सक्सेस भी हैं, नामवर भी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये बातें आपसे करके। सर, मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे यूथ में एजुकेशनल का जो सिस्टम है, समटाइम्स मिडल लोअर क्लास ऐसे भी होते हैं, लेकिन उसकी बिना पे हम एजुकेशन को हासिल नहीं कर पा रहे होते। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जब आपने भी गो के एक स्कूल को रन किया, यू वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल, तो किस किस तरह के लोग जो थे आपके पास आते थे, यानी और उनको टैकल करना, उन पेरेंट्स को टैकल करना कितना डिफिकल्ट होता था आपके लिए? हाँ, इस दौरान जो है ये जो 22 साल का सफ़र है बड़ा सब्र आजमा था। उससे पहले जो DHA का जो मेरा अरसा गुजरा वो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था। कोई काम अगर हो सकता है तो हाँ कर दिया, नहीं हो सकता तो ना कर दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था अगर मैंने किसी को इनकार किया है तो वो मेरे बॉस के पास चला जाता था और वो फिर आगे उनका होता था। मेरे पास किसी की शिकायत या किसी का ख़राब रवैया जो है वो मेरे साथ नहीं रहा। स्कूल का मैंने जो सोचा, तो स्कूल का मेरा कोई एजुकेशन का एक्सपीरियंस नहीं था, कोई मेरे पास ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन नहीं थी। लेकिन मैंने इस दौरान जो है वो या तो अपने तालिब इल्मों से सीखा या जो है वो रिकॉल किया उस वक्त को जब मैं स्टूडेंट था, पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा।
और काफ़ी दफ़ा ये भी होता था, कभी कभार नहीं कहूँगा, काफ़ी दफ़ा कुछ पेरेंट्स की तरफ से रवैया जो है वो बड़ा गलत और नामुनासिब होता था। और एक ट्रेंड जो है वो माशरे में चल गया जी कि अगर हम उस्ताद हमारे बच्चों को पढ़ाता है तो हम उसे फ़ीस देते हैं। फ़ीस जो है वो उस तालीम का या उस तदरीस का नेमोल बदल नहीं है, वो जो है वो अनमोल थी और अनमोल रहेगी। तो इस दौरान मुझे एक शेर जो है वो अमूमन जब हम बचपन में थे तो गवर्नमेंट स्कूल्स और गांव के जो स्कूल्स थे उनमें उनकी पेशानी पे लिखा मिलता था कि किस्मते नोए बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुकद्दस फ़र्ज की तकमील होती है यहाँ। तो मुझे वो शेर स्कूल में आके समझ आया जब मैंने स्कूल रन करना शुरू किया कि नोए बशर की किस्मत लिखना और उस किस्मत को तब्दील करना ये ज़ाते बारी का काम है, ये उसका मनसब है। और उसके बाद ये काम उस्ताद सर अंजाम देते हैं। और ये शेर जो है मुझे बड़ा हौसला देता रहा जब कोई पेरेंट आते थे, कुछ जो है वो थोड़ा सा रवैया उनका ख़राब होता था, इसको मैं बदतमीज़ी तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये जेब नहीं देता, तो लेकिन उनका रवैया जो है नामुनासिब होता था, मेरे ख्याल में ये मुनासिब लफ्ज़ है। तो उस वक्त मैं यही सोच के वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था कि मैं जो है एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, गो के इन लोगों को अभी इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरा काम जो है वो बहुत बड़ा है। और मुझे इस दौरान जो है वो सिस्टर ट्रीज़ा, मदर ट्रीज़ा और ईदी साहब की मिसालें जो है वो बड़ी मेरे सामने रहती थी कि उन लोगों ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की। सिस्टर मदर ट्रीज़ा का एक वाक़या है, वो अगर हमारी बात लंबी ना हो जाए तो मैं बयान करूं। बिल्कुल। तो उनका ये है कि वो कहते हैं कि कलकत्ता में वो अपनी एक ऑर्फनेज के लिए, जो ऑर्फन्स थे उनके लिए वो चंदा मांगने गई, तो उन्होंने एक दुकानदार के जो है आगे हाथ फैलाया कि जी वो मेरे बच्चों के लिए कुछ दो। तो वो दुकानदार बड़ा बदतमीज था, उसने उनके हथेली पे थूक दिया। तो उन्होंने वो हथेली बंद की, मुट्ठी बंद की और दूसरा हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए है। उन्होंने मुट्ठी बंद करके अपने सीने के साथ लगाई। उन्होंने कहा ये तो मेरे लिए है, अब बच्चों के लिए। तो उस पे वो कहते हैं कि वो जो दुकानदार इतना उस पे असर हुआ कि उसने कहा जी ये पूरी दुकान आपके सामने है, जो चाहिए आप ले जाए। जब तक यहाँ उस्ताद की इज्जत नहीं होगी, उस्ताद को उसका मुनासिब मकाम नहीं दिया जाएगा, तब तक ये मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। ये मैं बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ। लेकिन मुझे जो है अपने शागिर्दों से, बहुत सारे शागिर्दों के वालिदैन से बड़ी इज्जत भी मिली है, बड़ा प्यार भी मिला है। इससे पहले मेरी पहचान इतनी थी कि मेरे घर के, मेरा ख्याल है 2-3 घरों से ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे। और अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो 1-2 ऐसा मिल जाता है जो मुझे पहचान रहा होता है सेंट मैरीज के हवाले से। तो ये खुदा की बड़ी मेहरबानी है। ये सर इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं एक दफ़ा एक बात पढ़ भी रही थी और देख भी रही थी कि हमने तालीम को दुकानों से बाहर ज़मीन पर रख दिया है और जो जूते थे हमने उनको दुकानों में शो पीस के तौर पर रख दिया, एसी वाले। मतलब हमने अब खुद ही अपने आप से अब तालीम के मयार को इतना गिरा दिया है। यही वजह है कि शायद आज हम लोग स्टेबल नहीं है, क्योंकि हमने तालीम को जो है, जिसने हमें शऊर देना है, जो उस्ताद हमें आगे तक लेके जा सकते हैं, उनको ही हमने बिल्कुल बैकवर्ड कर दिया है, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं।
जब पाकिस्तान में मुआशरती हालत बेहतर थी, वो दौर तकरीबन 1970 तक का दौर था। उसके बाद इसमें तनज़ली आई और अब तो तकरीबन बहुत बुरी हालत में है। और दूसरी तरफ असातिज़ा भी ऐसे है कि ऐसे लोगों को स्कूलों में खड़ा कर दिया जाता है जो उस्ताद होने के काबिल नहीं होते। बिल्कुल। उनकी अपनी तरबियत नहीं होती, उनको तालीम से वो लगाव नहीं होता, मजबूरन जो है वो इस पेशे को इख्तियार कर लेते हैं और फिर इससे अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ तालीम कहीं दूर रह जाती है। वरना मैं चूँकि देहाती माहौल में परवरिश पाई है, गांव से ताल्लुक़ है, तो गांव में जो मोतबर लोग होते थे उनमें गांव का नंबरदार, चौधरी और उसके साथ उस्ताद, वो कहते थे जी मास्टर जी को बुला लें, वो कोई समझदारी की बात बताएंगे। फैसले वो लोग करते थे। उनका जो मकाम था वो भी बेहतर था। मास्टर जी के पास साइकिल होती थी, जो कि अगर 10,000 की आबादी का गांव है तो उसमें 2-3 साइकिलें होती थी, जिनमें से एक मास्टर साहब की साइकिल होती थी। तो ये जो है, ये उस वक्त तक हमने उनको अहमियत दी हुई थी। इसी दौरान फिर हमारे पास ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम की मिसाल ले लें, आप फैज़ अहमद फैज़ साहब की मिसाल ले लें, अल्लामा इकबाल की मिसाल ले लें, और बहुत सारे बड़ी बड़ी शख्सियात जो है, जब हमने उस्ताद की इज़्ज़त की, जब हमने मदरसे की इज़्ज़त की, तो बड़ी शख्सियात पैदा हुई। और जब हमने उस्ताद को बेचारा कहना शुरू कर दिया तो पूरा माशरा बेचारा हो गया। तो ये जो है, ये बात है जो हमारी तनज़ली जो है उसकी वजह है। खुदा करे कि किसी को ये एहसास हो और कोई हिम्मत वाला उठे जो इस चैलेंज को कबूल कर सके। तो जी हाँ, मैं देखने वालों से कहूँगी कि डू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, क्योंकि आज आप जिस मुकाम पर भी हैं अपने टीचर्स की बदौलत हैं। बेशक माँ बाप का बहुत साथ है, माँ बाप की सपोर्ट है, लेकिन तालीम में आपको आगे बढ़ाने वाले जो हैं वो आपके टीचर्स हैं। सर, मैं पूछना चाहूँगी, आपने जो स्कूल की बुनियाद डाली, सेंट मैरीज पब्लिक हाई स्कूल, ठीक है, तो आप वो के पंजाब में जब जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है, तो उस स्कूल का नाम भी सेंट मैरीज हाई स्कूल था। तो क्या सोच के आपने उस स्कूल को तहरीक किया जब कराची में आपने उस स्कूल की बुनियाद रखी? क्या सोच के, क्या आपको इंस्पिरेशन उस स्कूल से मिली जो आपने इस स्कूल का नाम सेंट मैरीज पब्लिक स्कूल रखा? हाँ, हमारा वो स्कूल जो है ना, सेंट मैरीज हाई स्कूल जो है, जो पंजाब में था, पंजाब में जाम के चीमा में, ये ज़िला सियालकोट का एक छोटा सा कस्बा था उस वक्त, अब काफ़ी ग्रो कर गया। तो वो उस वक्त आज के जो आपके टॉप के स्कूल्स हैं उनके मुकाबले का उस वक्त, मैंने वहाँ 71 में एडमिशन लिया था और स्कूल जो है वो 52 में फाउंड हुआ था। ये फादर यूबर्ट थे, उन्होंने बनाया था उसकी बिल्डिंग, उसमें फैसिलिटीज और एमिनिटीज वो मतलब लेट मी से कि वर्ल्ड क्लास थी। स्कूल में एक गांव या कस्बा था छोटा सा, उसमें स्कूल में बास्केटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट, उसके साथ बैंड जो है हमारा स्कूल का डिस्ट्रिक्ट में टॉप क्लास बैंड था। क्लासरूम हमारे जो है वो बड़े कुशादा क्लासरूम थे। हमारी 6th क्लास में 62 बच्चे थे एक सेक्शन में। 6th क्लास में? 6th क्लास में। और 2 सेक्शन थे हमारे, ए एंड बी। मैं बी में था, ए में भी तकरीबन इतने ही बच्चे थे। टीचर्स की डिवोशन, उनकी सैलरीज उस वक्त गवर्नमेंट टीचर से ज़्यादा सैलरीज थी। और फैसिलिटीज स्कूल में एक बड़ा शानदार किस्म का साइंस लैब, और फिर उसके अलावा जो है वो लाइब्रेरी, बाकी फैसिलिटीज सारी।
और फादर हर 2-3 साल बाद अपने मुल्क जाते थे, बेल्जियम, और जब भी वहाँ से आते थे तो स्कूल के लिए कोई नया गिफ्ट लेके आते थे। वाओ। तो उनका जो है फर्स्ट टाइम मैंने जो है वो कॉलम स्पीकर्स मैंने 71 में देखे। तो मुझे उस वक्त हमारा एनुअल बज़्म तो बहुत शानदार फंक्शन होता था, बहुत बड़ा फंक्शन होता था। तो छठी क्लास में मुझे स्पीच का मौका मिला, इंग्लिश की स्पीच थी, तो उसमें मैंने जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ जो है वो लाउड स्पीकर की बजाय कॉलम स्पीकर लगे हुए थे, तो मैं उनको माइक समझ रहा था। मैं हैरान था कि इतने बड़े बड़े माइक लगा दिए। तो मतलब जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के जो इक्विपमेंट्स थे उस वक्त भी मतलब बहुत एडवांस थे। टीचर्स का पढ़ाने का जज्बा बहुत ज़्यादा था, और जो है वो क्लास में हर जुमे को हमारा लास्ट पीरियड जो है वो बज़्म अदब होता था, और मैं छठी से लेके मैट्रिक तक बज़्म अदब का सेक्रेटरी था। तो मेरी वो मतलब जिम्मेदारी होती थी कि बज़्म अदब अरेंज करना, सेकंड मॉनिटर था क्लास का। तो वो वहाँ पे जो स्विमिंग पूल भी 71 में स्कूल में स्विमिंग पूल भी था। वहाँ जो सीड जो है वो हमारे अंदर जो प्लांट किया वो था कॉन्फिडेंस, कि पता था कि हर काम हो जाता है। तो वो मैं चाह रहा था कि सेंट मैरीज उसी तरह का सेंट मैरीज जो है वो मैं यहाँ बनाऊँ, कराची में। लेकिन वो वसाइल की कमी और वो तो नहीं बना सका, लेकिन फिर भी हतल वसा कोशिश की कि बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। और हमें जो है वो ये खुशी है इस बात की कि ऐसे बच्चे जो कि बड़े स्कूलों में नहीं चल सके वो हमारे पास आए और हमने उन्हें सिखाया, तरबियत की, कॉन्फिडेंस दिया, और वो जो है वो आज कामयाबी की राह पे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मेरी नज़र में भी हैं जो सेंट मैरी से ही पास आउट हुए हैं, लेकिन आज जो जिस मुकाम पे वो हैं एंड दे आर सक्सेस। तो बिल्कुल मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी बहुत जल्दी सामने अब लेके आऊँगी जो कि तालीम के शोबे में रह के या तालीम को हासिल करके जो आज जिस मुकाम पर वो हैं, तो उनके पीछे उनके टीचर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो मेहनत है, उन बच्चों को मैं ज़रूर सामने लेके आऊँगी। सर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं, लेकिन अप एंड डाउन्स में लोगों के बिहेवियर, लोगों का रवैया बहुत मैटर करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा आपको हुआ है अप एंड डाउन, लोगों के रवैयों ने आपकी ज़िंदगी में क्या असर छोड़ा? अप एंड डाउन्स तो मेरी ज़िंदगी में जो है वो बहुत आए। मैंने बड़ी बड़ी परेशानियां आई। सबसे पहले जो परेशानी देखी जब मैं सेंट मैरीज में दाखिल हुआ, उसके बाद मेरे फादर जो है वो इस पाकिस्तान में जो अभी बांग्लादेश है वहाँ चले गए, और वहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे, सेपरेशन के लिए मूवमेंट चल रही थी, और वहाँ उन्होंने 1.5 साल गुजारा। इस दौरान जो है वो हम गांव में रहते थे, लेकिन हमारा जो गुजर बसर है वो तनख्वाह पे होता था जो मेरे फादर भेजते थे, और वालिद ने जो कॉन्फिडेंस दिया हुआ था वो ये था कि फ़ीस माफ़ी और इस तरह के कामों के लिए अप्लाई नहीं करना। वो मेरी तबीयत इसके लिए राज़ी नहीं थी। स्कूल में जो है वो टीचर गो के बड़े मेहरबान थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक लाजमी चीज़ थी, तो वो फ़ी के लिए जो है वो इसरार करते थे कि फ़ी लेके आए। और हमारी क्लास 6B के जो टीचर थे सलीम खोखर साहब, वो हॉस्टल इंचार्ज भी थे, PTI भी थे, स्कूल क्लर्क भी थे, और छठी की इंग्लिश भी लेते थे बड़े सख्तगीर, तकरीबन 6 फुट हाइट और उसी तरह मोटे ताज़े, और सख्त बहुत थे। तो उन्होंने मुझसे पूछना शुरू किया, तो फीस हो नहीं रही थी, नहीं दे पाया। फिर उन्होंने इस दौरान एक दफ़ा हमारे
जो है वो उर्दू के टीचर नहीं थे, तो उर्दू की क्लास हमारे एक मैथ के टीचर थे सर मोहम्मद मंजूर, उन्होंने क्लास ली और उन्होंने क्लास को 2 लाइनों में बिठा दिया। सर्दियों के दिन थे तो इसलिए क्लासरूम की बजाय बाहर ग्राउंड में बैठते थे। तो उन्होंने कहा कि 2 लाइनों में बैठ जाएं और सुबह की सैर पे मजमून लिखें। तो हमने मजमून लिखना शुरू किया। मेरे से पहले मेरा एक दोस्त था, वो पिंडी से आया हुआ था, हॉस्टल में था, तो उसने मजमून लिखा, खड़ा हो गया, सर मैंने लिख लिया। सर ने कहा सुनाओ, उसने सुनाया। हमारे से थोड़ी दूर क्लास 10 बैठी हुई थी, उन्होंने वहीं से जो है वो क्लास 10 के टीचर थे सर जॉन, उनसे कहा जॉन साहब ये देखें छठी के बच्चे ने मजमून लिखा है, आपका 10वीं क्लास का बच्चा नहीं ऐसा लिख सकता। तो जॉन साहब ने कहा भेजें इसे मेरे पास। असलम हमीद गया, उसने वो मजमून सुनाया तो वहाँ के लड़कों ने उसको 4 आने 8 आने देना शुरू किए। उसके बाद मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जी के सर मैंने भी लिख लिया। कहा तुम भी सुनाओ। तो मैंने जो है वो डायलॉग लिखा, मकालमा लिखा है तो सुबह की सैर पे। तो उन्होंने, मोहम्मद मंजूर साहब उस पर बड़े खुश हुए सुन के। उन्होंने कहा कि देखें जी ये बच्चे ने इसने मकालमा लिख लिया सुबह की सैर पे। जॉन साहब ने कहा इसे भी भेजे। तो मैं गया और मैंने सुनाया। तो मुझे भी बच्चों ने, जो स्टूडेंट थे 10th क्लास के, उन्होंने पैसे देने की कोशिश की, मैं नहीं ले रहा था, लेकिन जॉन साहब ने कहा नहीं नहीं बेटा ले लो। वो लिए, काफी सारे पैसे हो गए। वो अगले दिन जो है जब सर सलीम ने पूछा कि हाँ भाई फीस, मेरा नाम लिया, इम्तियाज गिल तुम्हारी फीस, तो मैंने वो गिने, वो कोई फीस में से शायद कुछ पैसे कम थे लेकिन चेंज था उसमें, और वो मैंने जाके, और हालांकि मैं सलीम साहब से बहुत डरता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं जो है वो गया और उनके टेबल पे पैसे रखे और बगैर ये परवाह किए कि वो मुझे क्या कहना चाहते हैं या उनकी बात सुने बगैर आके अपने डेस्क पे बैठ गया। और फिर मैं बहुत रोया वहाँ। तो ये जो है ये सब कुछ जिंदगी से हमने पाया है। तो और मैं समझती हूँ ये आपकी कामयाबी है। तो वेरी नाइस। मैं छोटा सा एक सवाल आपसे पूछूंगी, बल्कि सवाल छोटा सा, आप छोटा सा इसका जवाब देना है। GBH की जो CEO हैं और डायरेक्टर साहब, उनका क्या रिलेशन है आपके साथ? डायरेक्टर साहब शिराज साहब हैं गालिबन, और शिराज छोटा भाई है मेरा, सबसे छोटा भाई है। और शबाना जो हैं CEO हैं, वो मेरी सबसे छोटी भाभी हैं, छोटी बहनों की तरह, बेटियों जैसी हैं वो। तो ये ताल्लुक है। शिराज साहब तो वैसे भी मोस्ट टैलेंटेड क्रिएटिव माइंड ये उनके बारे में कहा जाता है। बिल्कुल है। सर जाते जाते मैं चाहूंगी कि मेरे व्यूअर्स को आप एक मोटिवेशनल मैसेज क्या देना चाहेंगे? जिंदगी में मुश्किलात आती हैं और वो हमारी सीजनिंग होती है, और हम बड़ी जल्दी कहते हैं जी कि ये सजा है। खुदा सजा नहीं दिया करता। खुदा जो है वो तरबियत करता है और सरफराजी के लिए आपको तैयार करता है। बिल्कुल। तो ये मुश्किलात हमारी सरफराजी का जीना होती है, इसमें हम सीखते हैं और फिर हम बुलंद जगह पे जो है वो पहुंच जाते हैं। तो हमें मुश्किलात में इनसे इसी तरह से उनको लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। दिल तो नहीं चाह रहा शो को ख़त्म करें, लेकिन टाइम को मद्देनज़र रखते हुए हमें देखना पड़ेगा। तो जी नाजरीन, इसी के साथ आज के शो का टाइम ख़त्म होता है, इस दुआ उम्मीद के साथ कि आप हमें फिर से, मैं बल्कि एक नए मेहमान को आपके सामने लेके आऊँगी और उन्हीं की कहानी को हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, और हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तब तक अपनी मेज़बान रोमल आदिल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।